Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will be teaching you about the history chapter 1 of class 9 about the French Revolution and that. Before starting this chapter we need to understand few important points. आपको समझना है कि आपको पढ़ना क्या क्या है ना। चैप्टर सेक्शन 1 जो है उसमें आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन और नेज़िज्म के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 1 जो है बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कुछ जो वर्ड्स जो आजकल आप लोग यूज़ कर रहे हो या हर एक कंट्री उसको यूज़ कर रहा है, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी, ये सब वर्ड्स कहाँ से आए, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो जब इसकी हिस्ट्री में आप जाओगे तो आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन की याद आएगी। ये सारे वर्ड्स वहाँ से निकले हैं। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, जहाँ पे मोनार्ची ख़त्म कर दिया गया था और डेमोक्रेसी सिस्टम वहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पे ये सारे वर्ड्स जो है आपको मिले, है ना। ए सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिविलेज गेव वे टू ए न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अब वहाँ पर फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद एक नया सोसाइटी बना, जो एक नए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की बात वहाँ पर आने लगी। ठीक है, लोगों के राइट्स क्या हैं ये समझ में आने लगे, रिवॉल्यूशन की बात आने लगी, एक नया आइडिया आया। ठीक है, ये आइडिया आया कि दैट ऑल इंडिविजुअल हैड राइट्स एंड कुड क्लेम इक्वलिटी बिकम पार्ट ऑफ द न्यू लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही ये बात आया है लोगों के अंदर कि भैया हर आदमी बराबर है, उसके कुछ राइट्स हैं और वो अपने राइट को क्लेम कर सकता है। दिस नोशन ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रीडम इमर्ज्ड एज द सेंट्रल आइडिया ऑफ न्यू। और ये जो कहानी है, ये जो नोशन है कि भाई स्वतंत्रता चाहिए, ये मुख्य बात के रूप में निकल के आई है। अभी नए एज में यही मुख्य बात हो गया है ना। हर कंट्री चाहता है कि भाई हम फ्रीडम, इक्वलिटी, लिबर्टी, ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी देयर। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको जो है फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके बारे में समझना पड़ेगा। वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो घटना हुई कुछ फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर जो है, तो क्या हुआ था, तो ये कह रहा है कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। कब की बात है भाई, तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी की बात है। उसमें फ्रांस का जो एक मुख्य शहर है जिसका नाम है पेरिस, वहाँ पे अलार्मिंग सिचुएशन हो गया था 14 जुलाई को। क्या हुआ था, तो राजा ने जो है, किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। राजा को अपना सेना जो है भेजना पड़ा शहर में, और ये र्यूमर फैल गया यहाँ पर कि आर्मी अब आएगी और यहाँ जो सिटीजन्स हैं उनके ऊपर अटैक करेगी। तो करीब 7,000 लोग वहाँ पे जमा हो गए, 7,000 मैन एंड वुमेन वहाँ पे गैदर हो गए उस टाउन हॉल के सामने में। और उन्होंने कहा कि भैया ये राजा कोई एक्शन लेगा हम लोगों पे, उससे पहले हम लोग ही जो है इन पर एक्शन ले लें। और दे फॉर्म ए पीपुल मिलिशिया। मिलिशिया मिलिट्री वर्ड से आया है, मतलब मिलिट्री के रूप में लोग अपने आप को वहाँ पर रिप्रेजेंट करने लगे। ठीक है, और वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, और स्टार्ट करके वो जितने भी सरकारी बिल्डिंग इनको नज़र आ रहे थे सबको इन्होंने तोड़ना फोड़ना स्टार्ट किया, ये 7,000 पीपल। और वहाँ से वो आर्म्स कलेक्ट करना चाह रहे थे, है ना। फाइनली ए ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। उसका बहुत सारे लोग मिलकर के जो है, ये जो देश का जो पूर्वी हिस्सा था वहाँ पर उसकी तरफ ये लोग मूव कर गए। और वहाँ पे एक किला था जिसका नाम था बेस्टाइल, है ना। बेस्टाइल के किला पर इन्होंने अटैक किया, जहाँ पे इन लोग को ये लग रहा था कि इस किले में जो है राजा का सारा जो है यहाँ पे आर्म और एम्युनिशन होगा, और यहाँ से हम लोगों को जो है बंदूक, तोप, ये सारा चीज़ मिल जाएगा, फिर हम लोग जो है आगे किंग से फाइट कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो वहाँ पे आर्म फाइट हुआ, जो आर्मी का जो राजा का जो आर्मी था उसके बीच में, और ये जो लोग गए थे उनके बीच में फाइट हुआ। और फाइनली जो बेस्टाइल का जो कमांडर था वो मारा गया, है ना। और वहाँ पर जो प्रिजनर थे वो भी रिलीज हो गए, है ना। जो प्रिजनर थे वो भी रिलीज हो गए। तो प्रिजनर तो नाम के थे, देयर वर ओनली 7 प्रिजनर्स, है ना। लेकिन बेस्टाइल लोगों के दिमाग में इस तरह से बैठा हुआ था कि ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा था राजा के हाइपोक्रेसी को, राजा के मोनार्ची को। तो बेस्टाइल को सारे लोग जो है हेट कर रहे थे, सबके दिमाग में ये था तोड़ दो, ये राजा का जो ये किला है उसको तोड़ो भाई, तो आके उनको मैसेज जाए कि भाई मैंने तुम्हारे किला पे अटैक कर दिया। यानी बेस्टाइल वॉज रिप्रेजेंटिंग द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट वर सोल्ड इन द मार्केट। अब ये दिखाने के लिए इतनी चीर हो गई थी लोगों को राजा से कि भैया राजा का घर तोड़ो और उसके घर के एक एक ईंट को उन लोगों को बेचो
जो लोग ये चाह रहे हैं कि ये तोड़ा जाए, है ना। तो ये सिंबॉलिक दिखाने के लिए वहाँ पर जो है इन्होंने ये चीज़ स्टार्ट किया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा, द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड इन द कंट्री। उसके बाद ये जो बेस्टाइल वाला घटना हुआ, उसके बाद से जो फॉलोइंग डे, मतलब उसके आगे जो डेज आया, उस दिनों में काफ़ी राइटिंग स्टार्ट हो गई पेरिस में और पूरे कंट्री में ये चीज़ फैलने लगी। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। और सबसे ज़्यादा समस्या क्या हो गया था कि महंगाई बहुत बढ़ गई थी और रोटी की कीमत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ज़्यादातर लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। Much later, when historians look back upon the time, they saw it as the beginning of the chain of the event that ultimately led to the execution of the king in the palace. जब इतिहासकार पीछे पलट के देखेंगे इस घटना को, तो ये जो बेस्टाइल वाली घटना थी और ये जो महंगाई बढ़ गई थी उसके अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, वही घटना जो है कारण बन गया क्या चीज़ के लिए, कि बाद में जो आंदोलन हुआ तो उस आंदोलन में फाइनली जो फ्रांस का जो राजा था, मोनार्क जो था, उसको फांसी पे लटका दिया गया, एक्सक्यूशन हो गया उसका, है ना। तो ये घटना के पीछे कहानी वहीं से स्टार्ट हुई थी, बेस्टाइल से, है ना। ओके। सो अब कह रहा है कि ज़्यादातर लोग ये चीज़ एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि भाई ऐसा भी हो जाएगा कि राजा जो है सो ख़त्म कर दिया जाएगा, ये लोगों के दिमाग में बात नहीं आ रही थी। तो अब इस चीज़ को समझना कि हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे कहानी क्या थी। तो इसके पीछे की कहानी को समझने के लिए आपको स्टोरी समझना पड़ेगा। कोई भी घटना अचानक नहीं हो जाती, उसके पीछे अगर वॉल्केनो बन रहा है और वॉल्केनो ब्रस्ट किया है, तो वॉल्केनो ब्रस्ट किया है तो उसके पहले वॉल्केनो बना, तब ना ब्रस्ट किया। तो ये बना कैसे, ये क्या कारण था, क्यों लोग इतना चिढ़ गए थे राजा से, क्यों चाह रहे थे कि पूरा का पूरा तख्ता पलट दिया जाए, नया सिस्टम शुरू किया जाए, उसके पीछे की क्या कहानी थी। तो उसके पीछे की कहानी को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि उस समय का जो सोशल स्ट्रक्चर था फ्रांस में वो क्या था, सोसाइटी कैसी थी, है ना। तो इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में फ्रांस में किस तरह का समाज था और एक्चुअली वहाँ पे हो क्या रहा था, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बॉर्बन फैमिली ऑफ द किंग्स एसेंडेड द थ्रोन ऑफ द फ्रांस। 1774 में वहाँ का राजा कौन बना, लुइस 16, ठीक है। वो कौन से फैमिली से था, बॉर्बन फैमिली से था, है ना। ही वॉज जस्ट 20 ईयर ओल्ड, 20 साल का था वो, और उसकी शादी हुई थी, ही वॉज मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिटी, है ना। सब 20 साल में हो गई। हाँ, 20 साल में उसकी शादी हो गई थी। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, और जब वो राजा बना तो उसको जो खजाना मिला वो बिल्कुल खाली था, है ना। लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फिनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। इसका कारण क्या था कि बहुत लंबे समय से वो फ्रांस वाले युद्ध कर रहे थे, ठीक है। और उस युद्ध के अलावा, युद्ध में तो पैसा जा ही रहा था उनका, उसके अलावा एक वर्साइल जगह है, वर्साइल, वहाँ पैलेस ऑफ वर्साइल है, वहाँ पे दुनिया भर का जो है एक्स्ट्रावेगेंट खर्चा जो है किया जा रहा था, पैसे स्पेंड किए जा रहे थे उस पैलेस को मेंटेन करने के लिए, है ना। अच्छा। वहाँ डांस गाना ये वो करने में और ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा था, ठीक है। तो अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी। और इतना ही नहीं, अब ये जो लुइस 16 राजा बना तो इसने युद्ध को तो जारी ही रखा, और ख़ास करके जो न्यू अमेरिकन कॉलोनी थे जिसके ऊपर ये ब्रिटिश लोग शासन कर रहे थे, तो क्योंकि ब्रिटिश जो है फ्रांस का भी एनिमी था और उसका भी एनिमी था, तो ये जो लुइस 16 ने उसकी मदद कर दी अमेरिकन कॉलोनीज वालों को कि भाई आज़ाद हो जाओ इन फ्रांस क्या कहते हैं ब्रिटेन लोगों से। तो उसमें इसका बहुत सारा पैसा जो है खर्च हो गया। और ये पैसा कहाँ से, ये राजा जो उस युद्ध में मदद कर रहा है अमेरिकन कॉलोनी को आज़ाद होने, कहाँ से पैसा ला रहा है, तो ये लेंडर्स हैं। लेंडर्स उनको बोलते हैं, महाजन जिसको बोलते हैं, जो पैसा देते हैं। अच्छा। जो पैसा देते हैं, राजा को भी पैसा देते हैं, उसको भी लोन देते हैं। तो वो उनसे पैसा लेकर के युद्ध में इसने स्पेंड किया, और बाद में ये जो लेंडर्स हैं वो डिमांड करने लगे, भाई मेरा जो पैसा लिए उसको इंटरेस्ट दे करके, आपने इतने इंटरेस्ट लगा करके फिर मेरे को पैसे वापस करना है। तो वो इंटरेस्ट से ये परेशान हो गया, है ना। तो इस लड़ाई की वजह से द वॉर एडेड मोर देन $1 बिलियन लिवरेज टू ए डेप्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 बिलियन लिवरेज, है ना। कह रहा है इस लड़ाई की वजह से राजा का जो उधार है, डेप्ट का मतलब क्या होता है, उधार, जो वो लेंडर से पैसा लिया था वो अमाउंट बढ़ गया। और कितना बढ़ गया, लगभग वो 2 बिलियन लिवरेज, लिवरेज वहाँ का करेंसी है, जैसे यहाँ करेंसी रुपया है उसी तरह से इतना ज़्यादा जो है इनके ऊपर कर्ज हो गया।
ठीक है। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन द लोन। अब जिन लोगों ने उधार दिया था, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार देना। राजा को उधार दिया था लड़ाई लड़ने के लिए, अब कह रहे हैं कि भैया अब जो पैसे मेरे को वापस करोगे उस पर 10% जोड़ के दो। ओके। अगर 100 रुपया हमने आपको दिया है तो आपको 110 रुपया वापस करना है, ठीक है। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। इसीलिए जो राजा था वहाँ का, जो सरकार था वहाँ पर, उसका ज़्यादा पैसा किस चीज़ में चला जा रहा था कि ये जो लोन लिया हुआ था और वो लोन का इंटरेस्ट चुकाने में ही उसके ज़्यादा पैसे खर्चे हो जा रहे थे, ठीक है। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटी, द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। अब देखो क्या हुआ, कारण देखो कहाँ से लोगों के अंदर जो है विरोध क्यों पैदा हुआ, उसका क्या कारण था। अब क्या हुआ कि राजा का तो सारा खजाना खा लिए, राजा ने सारा पैसा जो है वो युद्ध पे खर्चा कर दिया है, और युद्ध के लिए जो पैसा लिया वो लेंडर से लिया है ना, और वो लेंडर्स मांग रहे हैं पैसे, भाई पैसे वापस कर इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो इसका ज़्यादा पैसा जो है वो उसके इंटरेस्ट देने में चले जाते थे, राजा के पैसे। अब राजा के पास पैसा ही नहीं था बाकी चीज़ों के लिए। बाकी चीज़ों के लिए जो रेगुलर खर्चा उनको करना है, रेगुलर खर्चा क्या क्या है? रेगुलर खर्चा ये था कि भैया कैसे आर्मी मेंटेन रहेगा, है ना, कैसे कोर्ट चलेगा, कैसे सरकार चलेगी, कैसे यूनिवर्सिटीज़ मेंटेन होगा, ये सब खर्चा को मेंटेन करने के लिए इसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। अब ये पैसे कहाँ से आएंगे, इसका क्या उपाय है? तो इसने टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया, लोगों के ऊपर जो है टैक्स डालना शुरू किया, है ना। इसी की वजह से द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेज, ठीक है। यानी टैक्स बढ़ाओ, लोगों से पैसा लो, ये प्रॉब्लम, तो लोगों के ऊपर पैसा का और जो है जोर पड़ गया, है ना। Yet even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 states and only member of the 3rd state paid tax. अच्छा, इतना ही नहीं, अब ये जो टैक्स ले रहा है इसकी वजह से ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर रिवॉल्यूशन हो जाता, देते सब टैक्स, इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं होता। लेकिन वहाँ पे भी धंधा क्या हो रहा है कि भैया सबसे टैक्स नहीं लिया जा रहा है। अच्छा, सबसे टैक्स नहीं लिया जा रहा है। ये जो 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसको 3 भागों में बांट दिया गया था, 3 स्टेट, और बोला कि भाई ओनली जो 3rd स्टेट हैं उन्हीं को टैक्स देना है। अच्छा, यानी सामान्य नागरिक के ऊपर ज़्यादा बर्डन डाल दिया। बोला जो पृष्ठ है उसको नहीं देना है, जो ये है उसको नहीं देना है। भैया कौन देगा? तो ये जो मिडिल क्लास का आदमी है, जो लेबर है, उसको देना है। इसीलिए ये कहानी है राइज की। लोगों के टेंशन तब बढ़े, अगर सब मिल के टैक्स देते तो फिर ये दिमाग में नहीं आता कि चलो भाई राजा को फाइट करना, राजा टैक्स ले रहा है, हटाओ इस राजा को, ये बात नहीं आती। ये बात क्यों आई कि भाई ये टैक्स जो ले रहा था वो भी उन्हीं लोगों से ले रहा था जो गरीब तबके के थे, मिडिल क्लास थे, तो उनके परेशानियाँ बढ़ रही थी, ठीक है। द सोसाइटी ऑफ स्टेट वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एज। और एक्चुअली वहाँ पर उस समय जो समाज था वो एक तरह का फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम का मतलब वो जमींदारी प्रथा थी, वहाँ पे सामंतवाद था, अपने यहाँ भी था फ्यूडल सिस्टम बहुत दिनों तक, है ना, कि भाई फलाने को हमने समिति को बना दिया क्या कि यहाँ से 1000 एकड़ तक का ज़मीन का मालिक तुम हो, अब इस पर जो भी किसान खेती करेगा उससे टैक्स कलेक्ट करना तुम्हारा काम है, तुम मेरे को इतना पैसा दोगे, तुमको मेरे को इतना टैक्स कलेक्ट करके देना है, ये मैंने तुमको बोल दिया। अब तुम क्या करो, तुम भी तो अपना फ़ायदा देखोगे ना कि भाई हम तो इतना टैक्स वसूलें कि 10 रुपया राजा को भी दे दें और मेरा भी बच जाए। अब तुमने किसान के ऊपर कहा कि भाई इतना नहीं, इतना देना पड़ेगा तुमको। ये सिस्टम जो था इसी को बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम। क्या बोलते हैं? जमींदारी प्रथा, सामंतवाद, है ना, ठीक है। तो इसी तरह के समाज वहाँ पर थे, कहाँ पे? फ्रांस में 18th सेंचुरी में, है ना। तो ठीक है, the term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789। तो ये जो रिजाइम की हम लोग बात कर रहे हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर था वहाँ पर। तो ये कब की बात है भाई? तो ये 1789 में जब ये बेस्टाइल का किला तोड़ा गया है, उससे पहले की बात है, उससे पहले की बात है। मतलब आपको कैसे ये इन्वायरमेंट बना कि लोग सड़क पर आ गए, और लोग सड़क पर आकर फाइट करने के लिए उतारू हो गए, उसके पीछे की कहानी का आपको समझने के लिए आपको वहाँ के सोसाइटी को समझना पड़ेगा। वहाँ के लोग कैसे रह रहे थे, उनका जीवन निर्वाह कैसे हो रहा था,
क्या क्या उनकी समस्याएं थी, इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि भैया ये विद्रोह हुआ कैसे, कहाँ से ये धमाका हुआ, और ये ज्वाला जो बन रहा था वो अंदर अंदर कब से बन रहा था, ये चीज़ देखना पड़ेगा, है ना। अच्छा, कह रहा है कि फिगर 2 शोज हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड। अब जब भी आप हमारा ये वीडियो देखो तो ये ध्यान में रखना है ये कि किताब भैया ओपन कर लो अपना, तो हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं, वी हैव टू गो थ्रू द लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पर कह रहा है कि फिगर 2 देखिए, अभी फिगर 2 में क्या है, एक फिगर बना हुआ है यहाँ पे आपको एक हायरची बनी हुई है, इसको देखो। क्या कह रहा है कि उस समय जो सोसाइटी थी वो किस तरह का फॉर्मेशन था, वहाँ पर ये देखना है। 3 स्टेट में बांट लिया था, फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट, इसमें जो है बिग बिजनेसमैन थे, मर्चेंट थे, ऑफिशियल थे, किसान थे और स्मॉल पीजेंट थे, है ना। तो ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर था फ्रांस में 1789 से पहले। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमने कहा कि राजा ने जो टैक्स लगाया था वो सिर्फ थर्ड स्टेट पर लगाया था, इन लोगों को नहीं बोला पैसा देने के लिए। पहला स्टेट क्या था, आ रहा है तुमको समझ में कि बस हाथ ऐसे सर, क्यों आ रहा है? डाउट है। हाँ, डाउट है तो पूछो। वही तभी हाथ है। हाँ पूछो। स्टेट क्या होता है? अभी बता रहा हूँ यार, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। तुम यार पहले बढ़ जाते हो, तुम कुछ बोलते नहीं, हाथ हिलाए जा रहे हो यार। तुम बताओ पूछ क्या रहे हो, मैं बता रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। मुझे लगा था तुम पूछोगे क्लर्जी का मतलब क्या होता है। जैसे अपने यहाँ है ना, अपने यहाँ भी था ये सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ये 4 भागों में जाति सिस्टम जो है यहाँ बनी हुई है ना। उसी तरह से वहाँ पे फ्रांस में भी था कि जो पूजा पाठ कराने वाले लोग थे, पूजा पाठ कराने वाले जो धर्म से रिलेटेड वर्क करते थे, उनको बोला जाता था क्लर्जी। वो सबसे बड़े हेड माने जाते थे। जैसे अपने यहाँ भी था कि ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा, है ना, वो सारा फायदा उठाया समाज में, है ना, क्योंकि वो ब्राह्मण है। या यहाँ पर ये जो क्लर्जी है ना, तो वो हुआ फर्स्ट स्टेट में, जो धार्मिक विचार वाले लोग थे, है ना। उनसे राजा टैक्स नहीं लेगा, डर रहा है उनसे, है ना। दूसरा हो गया कि जो राजा वाले लोग हैं, जो नोबिलिटी, जो ज़मींदार हैं, सामंत हैं, जिनको राजा ने जिम्मा दिया है यहाँ से यहाँ तक तू देखेगा, यहाँ से यहाँ तक तू देखेगा, उनसे टैक्स नहीं ले रहे हैं भाई। किससे ले रहे हैं? ये तीसरा वाला जो स्टेट है, इसमें कौन कौन आ रहे हैं? तो ये बिजनेसमैन आ रहे हैं, व्यापारी आ रहे हैं, जो थोड़े बहुत पढ़ लिख के जो अपनी रोज़गार कर रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो आ रहे हैं, लॉयर्स आ रहे हैं। अब ये जो आप देखो, ये जो आंदोलन हुआ ना फ्रांस की क्रांति राजा के खिलाफ, उसका रीज़न यही था कि भैया इसमें जो ये थर्ड स्टेट है ना, उसमें कुछ बुद्धिजीवी लोग आ गए हैं, ये वकील हैं, शिक्षक हैं, ये तो पढ़ाई लिखाई वाले लोग हैं। अब इनके दिमाग में ये बात आने लगी, भाई हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, टैक्स हम इसे लिया जा रहा है। अब यही लोग जो है लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि देखो यार हम लोगों के साथ गलत बात हो रहा है, तब सब जब जाके फील्ड में निकलेंगे। तो एक ये भी कारण आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि भाई ये जो थर्ड स्टेट था उसमें गरीब लोग तो थे ही, किसान तो थे ही, पीजेंट थे ही, जो छोटा मोटा काम करते थे उसको बोलते थे आर्टिसंस, वो थे, व्यापारी थे। और इसके साथ साथ ये भी मत भूलना चाहिए कि बुद्धिजीवी लोग भी इसी में थे। अच्छा, जिनके पास दिमाग होता है, जो अपने दिमाग के बल पर जो है अपना सर्वाइवल बना लेते हैं। अब भाई अब कुछ नहीं करो, आपके पास कुछ नहीं है, ना ये है ना वो है ना है, नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा पढ़ लिख गए तो आप सर्वाइव कर जाते हो ना। ट्यूशन पढ़ा के भी कमा लेंगे, कुछ भी करके, है ना। तो ये आपके पास बुद्धि है, आप उसका इस्तेमाल करके आप जो है सर्वाइव कर सकते हो, है ना। ये बहुत बड़ी चीज़ है। पैसे तो आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, उसके बल पर कोई सर्वाइव नहीं करता। सर्वाइव करता है लोग अपने स्किल पे, है ना। वो आपको हर एक मोमेंट में जो है अलाइव रखेगा, आपका अंदर का जो स्किल है, ठीक है। तो वही बात कह रहा है कि ये जो बुद्धिजीवी वर्ग था ये था इसमें थर्ड स्टेट में, और इन्होंने टैक्स लेने शुरू कर दिए थे किससे? थर्ड स्टेट से। तो सारा सब जो है टेंस होता जा रहा था, ठीक है। यू जस्ट सेव इट नाउ, राइट, इसको ठीक है। जस्ट हैव ए लुक एट दिस फिगर, ओके। तो फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी हैं, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी हैं, थर्ड स्टेट में क्या क्या है? बिग बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट हैं, कोर्ट ऑफिशियल हैं, लॉयर हैं, एट्सेट्रा, है ना। पीजेंट और आर्टिसन है, और स्मॉल पीजेंट भी है। पीजेंट का मतलब किसान। ये सब स्ट्रक्चर था सोसाइटी का, मतलब इस तरह से था, है ना। अब इसमें आप समझ लो, पूछोगे जैसे इसका क्वेश्चन है कि भाई क्लर्जी क्या है, तो क्लर्जी का मतलब वही धार्मिक वर्ग के जो लोग थे वो क्लर्जी हो गए, है ना। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है धर्म का, है ना, जो चर्च है,
और अदर रिचर मेंबर, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि पीजेंट मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। अब ये देखो कि इनका जो ये जो जनसंख्या था वहाँ पर लोगों का, उसमें 90% पॉपुलेशन किसका था? किसानों का था। अच्छा। और छोटा परसेंट जो है ये क्लर्जी और नोबल का था, है ना। हाउएवर ओनली a स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड ए लैंड दे कल्टिवेटेड। अब ये 90% किसान हैं वहाँ पर, लेकिन हो क्या रहा है? किसानों का अपना ज़मीन नहीं है, ठीक है। कुछ ही लोग हैं जिनके पास अपना ज़मीन है। ज़्यादातर उस 90% में 60% जो है वो किसानों के पास जो ज़मीन है वो किसके द्वारा ओन्ड किया जाता है? नोबल्स के द्वारा, जो ज़मींदार हैं, ठीक है। या फिर चर्च का ज़मीन है और किसान वहाँ पर खेती कर रहे हैं, ठीक है। या अदर रिचर मेंबर, उनका ज़मीन है ना। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट, दैट इज क्लर्जी एंड द नोबिलिटी, एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय द बर्थ। इतना ही नहीं, ये जो पहला दो स्टेट है, पहले स्टेट में क्लर्जी, ये जो धार्मिक लोग हैं, और दूसरा जो जमींदार लोग हैं, नोबिलिटी, इनके लोगों को कुछ खास सहूलियत दी गई थी, प्रिविलेज दिया गया था कि भैया इनको ये नहीं लगेगा, इनको ये नहीं लगेगा, इनको ये चीज़ माफ़ है, इनको ये चीज़ माफ़ है, इनके लिए ये सुविधा है। ये सुविधा थर्ड स्टेट वालों को नहीं थी। अच्छा। दे हैव सेम प्रिविलेज, किसको? क्लर्जी को और नोबिलिटी ग्रुप को, है ना। पीजेंट्स को वो चीज़ अवेलेबल नहीं था, आर्टिसन को वो चीज़ अवेलेबल नहीं था, जो इंटेलेक्चुअल पर्सन थे उनको वो चीज़ अवेलेबल नहीं था, है ना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वाज एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। अच्छा, अब ये जो प्रिविलेज इनको मिल रहा था, किनको? क्लर्जी को या नोबिलिटी, क्या था उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला छूट क्या था? प्रिविलेज का मतलब छूट, टैक्स नहीं देना पड़ रहा था। अब इससे तो आदमी को रिएक्शन होगा कि भाई करें धरे सारा हम, उनके खेत में जाके पसीना बहाएं हम, और टैक्स भी हम ही से ये ले रहे हैं, और इनको टैक्स माफ़ है, इनको इनसे सरकार टैक्स भी नहीं ले रही है ना। द नोबल्स फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेज, और इतना ही नहीं, जो नोबल्स थे उनको राजा वाला इम्पोर्टेंस दिया गया था, ठीक है। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट, और ये इतना ही नहीं, टैक्स तो राजा तो लेता ही था, ये जो नोबल्स थे वो भी लेते थे पीजेंट से। पीजेंट्स वर ऑब्लाइज टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड, और किसानों को जो भी वो लोग आदेश देगा वो काम करना पड़ेगा, उनके घर में काम करना पड़ेगा, उनके खेत में काम करना पड़ेगा, उनके आर्मी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अगर वो रोड बना रहे हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, है ना। ये तो होता ही था, ये तो राजा ले रहा है, ये थर्ड स्टेट से राजा तो टैक्स ले ही रहा है। हाँ। ये जो नोबल्स हैं वो भी टैक्स ले रहे हैं इससे, और वो भी उसको पेर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, है ना। पेर रहे हैं। इसके अलावा जो चर्च है वहाँ पे अपने ही है ना, मंदिर है, मस्जिद है, जो भी है, वहाँ पे तो चर्च ही था। ये चर्च वाले भी टैक्स लेते थे, चर्च वाले भी कहते थे धार्मिक कार्य के लिए इतने पैसे दो, देना पड़ेगा, चर्च बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड तिथि, और ये जो चर्च जो पैसा लेते थे इन लोगों से, उसको क्या बोला जाता था? तिथिस। क्या बोला जाता था? तिथि। हाँ, TITHES, तिथि, फ्रॉम द पीजेंट्स, किसानों से। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट, ठीक है। और इसके अलावा जो राज्य है उसको भी टैक्स दीजिए, मतलब कितने लोगों को टैक्स देना पड़ता था उसको? चर्च को भी देना पड़ता है, फ्यूडल को भी देना पड़ता है, राजा को भी देना पड़ता है, और डायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ता था। और इसके अलावा नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज, मतलब जो सामान पे टैक्स लगता है वो तो देना ही है, उसके अलावा ये डायरेक्ट टैक्स देना था, ठीक है। अच्छा, तो इतने सारे टैक्स वो गरीब जो वर्ग हैं समाज के उस पर लग रहे थे, है ना, ठीक है। which were levied on articles of everyday consumption like salt और टोबैको, और जो रोज़मर्रा का वहाँ पर लोगों का खर्चा था, जैसे नमक, उस पर भी टैक्स लग रहा था। टोबैको, तंबाकू लोग वहाँ यूज करते थे ज़्यादा, उस पर टैक्स लग रहा था। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से ज़्यादा रिएक्शन लोगों को हो रहा है कि भाई हमको खाने के लिए नमक नहीं मिला। यहाँ भी अपने यहाँ भी हुआ था, गांधी जी ने सॉल्ट मार्च किया था। क्या किया था? जब सॉल्ट पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया तो कहा कि भैया हम अपने से नमक बनाएंगे, इनका नमक हम खरीदेंगे ही नहीं। आंदोलन शुरू किया गांधी जी ने, नमक सत्याग्रह, क्योंकि नमक इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, नमक के बिना काम नहीं चले। सारा चीज़ ले आओ और खाना में सब्जी में नमक ही नहीं, कैसा लगता है? तो नमक का कितना महत्व है। और उस नमक पर जब टैक्स लगा दिया तो उसका रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? तो ये सारे टैक्सेस भी उनको देने पड़ते थे, ठीक है। इस वजह से ये जो पुअर
फैमिलीज हैं, ये जो पीजेंट्स हैं, इनके ऊपर एक जो है तनाव पैदा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर फिगर बना के तुमको समझाया गया है। कुछ वर्ड्स हैं जो आप समझ लीजिए। जैसे लिबरी का मतलब क्या हुआ? द यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। वो तो बताया, जैसे अपने यहाँ रुपया है तो फ्रांस में जो है, ठीक है, फ्रांस में जो है करेंसी है वो क्या था? लिबरी था। हाँ बोलो। हाँ, फ्रांस में फ्रेंसिस अभी चलते हैं ना? क्या फ्रेंच? अलग अभी currency। फ्रैंक उस समय उसका लिबरी था। अच्छा। है ना। क्लर्जी जो है ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद द स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। यानी ये हो गए धार्मिक आदमी जो उनके चर्च में जो है पंडित वगैरह जो भी हुए हैं, उनको क्लर्जी बुलाया जाता था। और तीथे के बारे में बताया था कि ये चर्च के द्वारा जो टैक्स लगता था उसका नाम था तीथे। क्या नाम था? तीथे। हाँ, ये याद रखना। ठीक है। और जो डायरेक्टली पे करना है, सरकार को जो देना है टैक्स, उसको क्या बोलते थे? टैली। क्या बोलते थे? ये याद रखिए आप, तीथे और टैली। पूछेगा टैली क्या था? तो टैली जो इनको टैक्स देना होता था, किसको देना होता था? डायरेक्टली सरकार। डायरेक्टली। और तीथे किसको देना होता था? चर्च वालों को। चर्च वालों, है ना। इनडायरेक्ट था। डायरेक्ट क्या हुआ? डायरेक्टली किसको देना है? डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट हुआ क्या? भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अलग मतलब है। अच्छा। डायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्टली पैसा इनकम टैक्स जैसे दे रहे हो सरकार को, डायरेक्ट है। और जो तुम्हारे मोबाइल पे जो टैक्स लगा हुआ है, अच्छा, जीएसटी दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो करो, वो सब इनडायरेक्ट है। सेल टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट है। वो करने का मतलब राजा को जो टैक्स देना है वो टैली डायरेक्ट टैक्स था, है ना। और तीथे का मतलब हुआ कि वो चर्च वाले जो ले जाते थे, है ना, उस समय का जो सिस्टम था ये था। ठीक है। अब यहाँ पे फिगर बना के तुमको दिया हुआ है कि भैया अब ये देख लो कि ये जो थर्ड स्टेट था उस पर बर्डन ज़्यादा था। ये 3 स्टेट में सोसाइटी बटी हुई थी, उसमें थर्ड स्टेट पर सबसे ज़्यादा बर्डन था। और इनके पास राइट्स भी नहीं थे, प्रिविलेज भी नहीं थे। ये सारे प्रिविलेज इन धार्मिक लोगों के साथ, मोबिलिटी के साथ थे। तो इनका तनाव कैसे धीरे धीरे बढ़ा है और कैसे वो रिवॉल्यूशन का रूप ले लिया, उसको स्टडी करने के लिए हमको उसके बैकग्राउंड में समझना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा कि फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी में उसका क्या स्ट्रक्चर था, हम लोग समझ गए। कितने स्टेट में बता हुआ था सोसाइटी? बताओ कौन कौन सा? क्लर्जी, नोबिलिटी, हाँ, पीजेंट्स। तो पीजेंट्स के अलावा उसमें लॉयर्स भी थे, आर्टिसन भी थे, सारे थे। ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम हुआ? कह रहा है कि स्ट्रगल टू सर्वाइव द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। दूसरा कारण क्या था? एक तो ये हो गया कि भाई जो ये थर्ड स्टेट था उस पर ज़्यादा टैक्स का बर्डन पड़ रहा था। और दूसरा बात यहाँ पर क्या हुआ कि जो फ्रांस की जनसंख्या है वो 23 मिलियन का मतलब क्या हुआ? करोड़, 10⁶, है ना। उस समय 1715 में 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई थी। यानी फ्रांस की जनसंख्या जो है 23 मिलियन से 23 मिलियन से 1789 आते आते कितनी हो गई थी? 28 मिलियन हो गई थी। ठीक है। ऑलमोस्ट 2.5 करोड़। जो भी है व्हाट्सएवर बढ़ गया है ना, 23 से 28 हो गया। दिस लेड टू द रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। अब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो भैया ज़्यादा खाने के अनाज का भी डिमांड होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। लेकिन जितना जनसंख्या बढ़ रहा है और जितना खाने का जो भोजन का जो है डिमांड बढ़ रहा है, खाद्यान्न का, उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। और इसका कारण है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। क्या है? डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ेगा। अच्छा। अब इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। अब मान लो 4 ही किताब है, 25 लोग लेने के लिए आ जाएं तो हम ज़्यादा पैसा टाल सकते हैं, कीमत बढ़ जाएगी, है ना। और 4 ही किताब हैं और 2 ही लोग आए तो उनको बेचना पड़ेगा ना, उनको कम पैसे में भी बेच दूंगा। तो कीमत जो है आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे कि कीमत क्या चीज़ पर डिपेंड करता है। तो कीमत डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पर। ये भी एक फैक्टर है ना। अब पूछता है तुम क्या कि भैया ये हीरा जो है, हीरे का नाम सुना है ना, डायमंड, उसकी इतनी कीमत क्यों होती है? बहुत कम है ना। ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम। अब पानी जो है, पानी जो इतना यूजफुल है, सस्ता है क्यों? सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है। सप्लाई है ना, यानी वो स्केर्ड नहीं है, स्केर्ड कम्युनिटी नहीं है, जो कम मात्रा में उपलब्ध है हीरा, इसीलिए उसकी कीमत ज़्यादा है। यानी डिमांड पर तो डिपेंड करता ही है, प्लस उसके अलावा वो मिलता भी कम है। इसीलिए ऐसा नहीं कि वो यूजफुल चीज़ है, बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ नहीं है वो तो जहर है। जहर हीरा खा लो तो मर जाओगे, है ना।
लेकिन उसकी कीमत ज़्यादा इसलिए है कि भैया वो मार्केट में नहीं है, उपलब्ध नहीं है, इसीलिए उसकी कीमत बढ़ गई। तो इसको बोलते हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स। क्या बोलते हैं? वाटर डायमंड आप पैराडॉक्स। समझ लो, हिस्ट्री के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहा हूँ मैं, इसलिए मेरे वीडियो को सुनने में ये भी फायदा है। क्या कि you will also learn about economics, you will also learn about science Finance. and all that. So Don't forget ना। please don't forget अच्छा। to like and subscribe my Channel. channel. You all know the address of my channel at the rate of At the rate Arvinja of 1440. Yes. Okay, and don't forget to build the क्या कहते हैं ring. Click on the bell icon. Click on the bell icon. Okay, ठीक है। हाँ, ठीक है। ओके, सो वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग कि पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस जो है बहुत बढ़ गया था, उतना अनाज हो नहीं रहा था, है ना। तो भैया प्राइस बढ़ गया, रोटी का कीमत बढ़ गया, ठीक है। और ये जो ब्रेड था, वहाँ के ज़्यादातर लोगों का भोजन यही ब्रेड था, तो ब्रेड की कीमत बढ़ गई, तो भैया ज़्यादा लोग रिएक्शन में आएंगे। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन द वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स देयर वेजेज। ज़्यादातर वर्कर जो थे वो वर्कशॉप में काम करते थे लेबर के रूप में, और उनके जो मालिक थे वही उनका वेज फिक्स करते थे। वेज मतलब जो डेली जो पैसा उनको देते थे। सैलरी अलग हो गया, सैलरी मंथ का होता है, अच्छा। वेज डे का होता है। डेली हाँ, basis पे। डेली बेसिस पे जो होता है। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन द प्राइसेस। लेकिन उनका जो वेजेस था या सैलरी जो भी कहिए, वो जिस हिसाब से कीमत में वृद्धि हो रही थी, वेजेस नहीं बढ़ रहे थे। हैं? मान लो किसी की सैलरी है 1000 रुपये, अब 1000 में उसका काम चल जा रहा है, अभी जो कीमत है, अब बढ़ गया दूध का कीमत इतना, चावल का कितना कीमत, तो वो 1000 में नहीं होगा ना फिर। तो 1000 में अगर उसका सैलरी भी उतना बढ़ना चाहिए जितना कीमत बढ़ा उसके हिसाब से, तो वो नहीं बढ़ रहा था। सैलरी और वेजेस नहीं बढ़ रहे थे, कीमत बढ़ा जा रहा था। तो इसका मतलब ये जो लोग थे उनकी परेशानियाँ बढ़ी जा रही थी। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। जो अमीर लोग थे वो ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे, और जो गरीब लोग थे वो ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। ये गैप बढ़ता जा रहा था, है ना। थिंग्स बिकम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। और ये स्थिति तब और भी भयानक हो जाती थी जब कभी सूखा हो जाए, या कभी फ्लड आ जाए, या कभी तूफान आ जाए, तो अनाज पैदा ही ना हो। अब सूखा आ जाए मतलब अनाज पैदा नहीं हो रहा, तब तो और ज़्यादा जो भयानक स्थिति हो गई, अनाज की मात्रा और कम। तो इससे जो है सबसिस्टेंस क्राइसिस जो है पैदा हो गया, मतलब हमेशा जो है कुछ ना कुछ समस्याएं रहती थी। समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस। सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब हुआ कि ऐसा चीज़ जो बार बार आ रहा है, फ्रीक्वेंटली हो रहा है। ये नहीं है कि 1 मिनट का काम है, ये सॉल्व हो गया, ये प्राइस फिर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये समस्या बार बार होती जा रही थी वहाँ, है ना। यहाँ पर दिया हुआ है नया वर्ड सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब हुआ एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इन डेंजर। यानी ऐसी परिस्थिति जब पैदा हो जाए कि आदमी को जीना मुश्किल हो जाए, खाने की नौबत आ जाए, यानी बेसिक मीन्स जो लाइवलीहुड का है, खाने के लिए जो उसको जो काम करने वो काम नहीं मिल पा रहा है, तब उस परिस्थिति को हम कहेंगे सबसिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है। एनोनाइमस का मतलब क्या होता है? वन हुज नेम रिमेन अननोन। ठीक है, जिसके नाम के बारे में पता नहीं चलता उसको बोलते हैं एनोनिमस, है ना। जैसे कोई फ़ोन आया, मालूम नहीं है किसका फ़ोन है, तो एनोनिमस कॉलर बोलते हैं, है ना, ये चीज़। ठीक है, अब ये हो गया कि भैया दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि पॉपुलेशन बढ़ रहा था, अनाज का उत्पादन हो नहीं रहा था, चीज़ों की महंगाई इसलिए बढ़ती जा रही थी, और लोगों के सैलरी वेजेस नहीं बढ़ रहे थे, तो वहाँ पर सबसिस्टेंस क्राइसिस पैदा हो गया था। ये आप जब लिखोगे ना, क्वेश्चन की आंसरिंग करोगे, तो सारे पॉइंट दिमाग में नोट की तरह रखने हैं और हर पॉइंट को हाईलाइट करना है, तब जाके एसएसटी में नंबर मिलेगा। एसएसटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एसएसटी में ज़्यादा लोग फेल भी करते हैं, ये ध्यान में रखना, है ना। उसको ईजिली मत लीजिए। और अगर हाई एम है यूपीएससी वगैरह करना, तब तो एसएसटी को पूरा कमांड चाहिए ही चाहिए, है ना। ठीक है, तो इसीलिए आपको पॉइंट्स को पकड़ पकड़ के रखना है। जैसे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पहले क्या हुआ भाई, जब वो राजा की शादी हुई उस समय क्या स्टेट था, सोसाइटी क्या था, है ना, कैसे उसके खर्चे बढ़ रहे थे, कैसे उसके ऊपर बोझ बढ़ गया, जिसकी वजह से उसने टैक्स बढ़ाया। और टैक्स किसको बढ़ाया? तो भैया जो थर्ड स्टेट वाला है, लोगों को बढ़ाया। लोगों के अंदर असंतोष कैसे पैदा हो रहा है,
ये कैसे पैदा हो रहा है, ये देखिए, अब इसका रीज़न समझिए कि एक तो टैक्स उनको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, उन्हीं लोगों को पे करना पड़ रहा है जिनकी आमदनी कम है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उनके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, पैसे हैं नहीं, तो ऐसी स्थिति में ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो रही है ना। ये सारा का प्रभाव एक बार होगा जब निकलेंगे सब रोड पे कि चल भाई इस राजा को भगा, है ना, वही स्थिति हुई वहाँ पर, है ना। अब जो है क्या है कि ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेज एंड द एंड ऑफ प्रिविलेज। अब क्या हुआ, अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे कि जो मिडिल क्लास है ये तो बढ़ रहा है, इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, लेकिन इनके प्रिविलेज नहीं है, इनके प्रिविलेज कम होते जा रहे हैं। फ़ायदे किसको है, तो क्लर्जी को है, फ़ायदे किसको है, तो नोबल्स को है ना। कह रहे इन द पास्ट पीजेंट एंड वर्कर हैड पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कैर्सिटी। कह रहे पीछे क्या हुआ था, इसके पीछे भी आंदोलन हुआ है, ऐसा नहीं कि यही बात है। ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले भी तो आंदोलन हुआ है, तो वहाँ उस समय जो है किसान वर्ग जो था या जो वर्कर था वो जो है भाग लेता था आंदोलन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्डन उसके ऊपर पड़ जाता था, यानी टैक्सेस बढ़ गए, फूड स्कैर्सिटी हो गई। फूड स्कैर्सिटी का मतलब खाना नहीं मिल रहा है ना, तो इसीलिए जो है बर्डन जो है पीजेंट के ऊपर ज़्यादा पड़ता था, वर्कर के ऊपर ज़्यादा पड़ता था, तो वो लोग ही सिर्फ भाग लेते थे आंदोलन में, है ना। बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर दैट वुड ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। लेकिन ये तो छोटे लोग थे, किसान थे, वर्कर थे, इनके पास इतना सारा साधन तो था नहीं जिसके बल पर ये पूरा का पूरा लड़ाई लड़ सकते थे और ये समाज में परिवर्तन ला सकते थे, है ना। इस बार का जो आंदोलन हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसमें थोड़ा अलग क्यों हो गया, उसका कारण हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भैया इस बार सिर्फ किसान ही नहीं थे, सिर्फ वर्कर ही नहीं थे, ये जो बुद्धिजीवी वर्ग जिनकी हम बात कर रहे थे वो भी आ गए थे और वो अपना दिमाग लगा रहे थे कि करना क्या है, कैसे गिराना है इस राजे को, है ना। तो ये बुद्धिजीवी लोगों का हर जगह फ़ायदा है, हर जगह फ़ायदा है। इतने ऐसा नहीं था कि आंदोलन पहले नहीं हो रहा था, पहले भी हुआ था आंदोलन, लेकिन हाँ वर्कर कर रहे थे, तो उनके पास उतना रिसोर्सेज नहीं थे। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रोस्पेरस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडिया। अब ये जो थर्ड स्टेट था उसमें भी ऐसे लोग जो बुद्धिजीवी थे, जो काम करके पैसा कमा रहे थे, लॉयर थे, एजुकेटर थे, इंजीनियर थे, जो अपना बुद्धि के बल पर पैसा कमा रहे थे, इनके पास पैसे आ गए, इनके पास पैसे थे, उस पैसे का भी इस्तेमाल इन्होंने किया, है ना। तो हाँ लॉयर थे, लॉयर तो सब दिन थे, कानून तो सब दिन से था ना, ऐसा नहीं है ना। कोई भी सोसाइटी जो है बिना कानून के तो नहीं चलेगा, बिना कानून। हाँ तो किंग था तो किंग भी तो कानून बनाता था ना, किंग भी तो उसके भी तो रूल्स होते थे ना कि इसे इतना टैक्स लेना, इसे ये करना। तो जब रूल्स होंगे तो भाई रूल्स को हैंडल करने वाला भी तो होगा ना, तो लॉयर तो सब दिन से होता था। तो ये जो थर्ड स्टेट में ये जो इंटेलेक्चुअल लोग आ गए थे, ये जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, इसकी वजह से जो है इनका जो आंदोलन है वो ज़्यादा मजबूत होता, क्योंकि इनके पास पैसे थे। किसान के पास पैसे नहीं थे, वर्कर के पास पैसे नहीं थे, लेकिन ये जो पढ़ लिख के कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई लॉयर बन गया, उनके पास पैसा था। तो वो पैसा जो है इनके पास था और उसका इस्तेमाल इस आंदोलन में जो है ये करना, है ना। कह रहा है कि द 18th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप टर्म्ड एज द मिडिल क्लास। ये जो 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी बताया, 18वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ, 1701 से लेकर 1790। हाँ तो ये जो 18वीं शताब्दी है, 18वीं शताब्दी में जो है ये ग्रुप इमर्ज किया, ठीक है। तो एक नया ग्रुप इमर्ज किया जिसमें पीजेंट भी थे, आर्टिसन भी थे, जो लेबरर भी थे और ये जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लोग थे, वो सारा मिला करके इसका नाम दिया गया मिडिल क्लास। क्या नाम दिया गया, मिडिल क्लास, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods as woolen and silk textile that were either exported or brought by the richer member। जिनके पास पैसा कहाँ से आता था, तो पैसा आता था वो लोग जो सामान बनाते थे जैसे वुलन का या सिल्क का या टेक्सटाइल का, तो इसको वो लोग बड़े जो रिचर मेंबर्स हैं सोसाइटी के उनको बेचते थे, है ना। और इन एडिशन टू मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरर द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोविजन सच एज द लॉयर or administrative official. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth
रेदर ए पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। अब देखो, हमने पहले से भी ये भूमिका बताई कि ये आंदोलन उतना सक्सेसफुल नहीं होता अगर इसमें ये जो है इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी नहीं होते। और ये जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी हैं, जो लॉयर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल हैं, ठीक है, हाँ, सो यू सेव इट। सो वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट कि थर्ड स्टेट में जो ये लोग आ गए थे, इसकी वजह से ये जो आंदोलन है वो ज़्यादा पावरफुल हो गया था। क्योंकि ये जो पढ़े लिखे लोग थे ना, इनका जो है विश्वास अलग तरह का था। क्या था? वो विश्वास करते थे कि भैया ये सोसाइटी में किसी को प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, कि भाई ये ब्राह्मण कम्युनिटी में हुआ या ये क्लर्जी कम्युनिटी में हुआ या नोबिलिटी में हुआ तो इसको ये फ़ायदा मिलेगा। ये क्यों? सब तो जन से बराबर हैं, तो फिर ये क्यों? ये थिंकिंग इन लोगों के अंदर थी। कौन? जो पढ़े लिखे लोग थे इसमें, है ना। कह रहा है कि समाज में जो है नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। समाज में सिर्फ इसलिए उनको जो है प्रेफरेंस नहीं मिलना चाहिए कि उनका जन्म इस घर में हुआ तो ये नोबल घराने के हैं, ये फलाने घराने के हैं, तो इनको जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए, इनको ये छूट दिया जाए। इस चीज़ के खिलाफ थे। कौन? जो पढ़े लिखे, जो लॉजिक कर रहे हैं। आप पढ़ जाओगे, आपकी समझ आएगी तो आप कहोगे ना भाई नहीं, इक्वलिटी होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, ये भेदभाव क्यों? हाँ, दीज आइडिया इन विच सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल। और यहीं से ये आइडिया निकला क्या कि समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें सबको स्वतंत्रता मिले, फ्रीडम एंड इक्वल लॉज, सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए। ये नहीं तो राजा हैं तो उनके लिए अलग कानून, ये फलाना है तो फलाना के लिए, फलाना ठिकाना के लिए अलग कानून, और ये है तो ये नहीं। ये इन लोगों के दिमाग में बात आई नहीं, ये कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि भैया समाज में जो उसका पोजीशन है वो उसके जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, उसको पोजीशन मिले मेरिट के आधार पर, मेरिट उसके अंदर जो गुण है उसके आधार पर उसको पोजीशन मिले। अगर भैया गुण है तो उसको हाई पोजीशन दीजिए। ये विचार किन लोगों का था? ये जो मिडिल क्लास, सो कॉल्ड मिडिल क्लास, इंटेलेक्चुअल, है ना, आ गए। और इसमें देखो, और इसमें कुछ फिलोसफर भी थे जिन्होंने इस बात को आगे रखा। जॉन लॉकी उनका नाम था। क्या नाम था? जॉन लॉकी, जीन्स जैक्वेस रूसो, याद रखना, ये जॉन लॉकी एंड जीन जैक्वेस रूसो, है ना। ये देखो, कोई भी आंदोलन जो होता है उसमें एक दो ऐसे इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जो एक आगे बढ़ाते हैं बात को, मोटिवेट करते हैं लोगों को कि भाई ये चाहिए। तो उसमें ये लोग फिलोसफर भी आ गए, क्योंकि इनका भी बड़ा योगदान होता है, फिलोसफर का, लिटरेचर का। ये कोई भी क्रांति जो आती है समाज में, कोई भी जो परिवर्तन आता है तो उसके पीछे उनका भी रोल बहुत ज़्यादा होता है ना। जो कवि हैं, लेखक हैं, उनकी बातें भी लोग पकड़ लेते हैं। हमको आज़ादी चाहिए, इस तरह की बात होनी चाहिए, है ना। पाकिस्तान में जो है वो जो थे फैज अहमद फैज, हाँ, हम देखेंगे वाला जो पोएम है ना, वो जब इतना पॉपुलर हुआ, लोगों के अंदर ये फीलिंग पैदा होने लगी कि नहीं भाई बदलना पड़ेगा ये चीज़। तो जो साहित्यकार हैं, जो फिलोसफर हैं, उनका भी रोल होता है और बहुत ज़्यादा होता है ना। उसमें जॉन लॉकी और जीन जैक्वेस रूसो थे। इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने एक बुक लिखा था लॉकी ने जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। लॉकी सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। और उस किताब में उन्होंने ये बात साफ साफ लिखी थी कि ये बिल्कुल गलत है। ये जो मोनार्च हैं, ये जो राजा हैं, उनका जो एब्सोल्यूट राइट है कि जो मर्जी वो चाहेंगे करेंगे, उनके हिसाब से ही दुनिया चलेगी। इस बात का उन्होंने उस किताब में विरोध किया था। द रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड। और दूसरा जो राइटर है जैन जैक्वेस रूसो, ये लॉकी के आइडिया को ही और आगे बढ़ाया। ये तो बात सही कह रहे हैं, ये तो बात सही कर रहा है भाई, ये क्यों होना चाहिए। प्रपोजिंग ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। और इसी से ये बात आई, ये जो अभी हम लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि भैया ये बात वहीं से निकल के आया है। इन लोगों ने जब आइडिया दिया कि नहीं भाई ये एब्सोल्यूट राइट नहीं होना चाहिए मोनार्च का, वहीं से ये बात निकल के आई कि भाई जो रूलर हैं, जो राजा हैं, जो शासन करेंगे, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, हमारे तुम्हारे आदमी होने चाहिए। ये बात वहीं से निकल के आई। और तब ये सिस्टम जो अभी डेमोक्रेसी में हमने बताया कि रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम क्या है। अब दरभंगा का एमपी है, हमने तो चुन के भेजा ना उसको कि हमारा आदमी है, ये बोलेगा लोकसभा में, वहाँ से ये बात आई, समझ रहे हो, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की बात आई, है ना।
कि लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में कॉन्ट्रैक्ट। द स्पिरिट ऑफ द लॉज, मॉन्टेस्क्यू प्रपोज ए डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। और एक तीसरा बुक था, द स्पिरिट ऑफ लॉज उसका नाम था। उसमें मॉन्टेस्क्यू ने ये बात लिखा था कि ये जो सत्ता है सिर्फ एक आदमी का नहीं होना चाहिए, इस सत्ता को जो है 3 भागों में बांट दिया जाना चाहिए। किसके बीच में? तो अभी जो डेमोक्रेसी में जो तुम लोग पढ़ा था, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियरी। हाँ, दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन। और यही मॉडल अमेरिका में लागू हो चुका था। अमेरिका में ये जो 13 कॉलोनीज जो ब्रिटेन से अपनी आज़ादी इन्होंने प्राप्त कर ली थी, अब अंग्रेज़ों का शासन वहाँ भी था, अमेरिका में भी था, तो कुछ कॉलोनीज इंडिपेंडेंट हो गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने ये मॉडल लागू किया। कौन सा मॉडल? जिसमें पावर जो है लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में बच जाएगा, है ना। एब्सोल्यूट राइट पावर किसी का नहीं है, अभी जो ठीक है। अभी भी वही सिस्टम, इंडिया में भी वही सिस्टम है। नहीं, हाँ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो किंग था, हाँ, तो उस टाइम पे उसने फ्रांस मदद किया आजाद हो गया था ना, तभी तो ये तो था। उसने मदद किया था ना। तो अमेरिका में भी ये बात हुई दोनों आजाद थे। ना। हाँ, तो आज़ाद तो थे ही ब्रिटिश रूल से, ब्रिटिश उनका कॉमन एनिमी था, लेकिन मोनार्ची सिस्टम तो था ना वहाँ पे। फ्रांस में मोनार्ची सिस्टम तो था ना, तो वहाँ जो मॉडल जो आज़ाद हुआ था ब्रिटिश रूल से, वहाँ पे ये मॉडल लागू हुआ था, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी वाला, यूएसए में, ठीक है। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट वाज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर ऑफ फ्रांस। अच्छा, वहाँ पहले हो गया था, वहाँ ये बात पहले लागू हो गई। अमेरिका का जो 13 कॉलोनी इंडिपेंडेंट हुआ, वहाँ पर ये कि भाई ये अलग अलग हैं, इसकी बात पहले हो गई। और यहाँ फ्रांस में जो लोग थे या फ्रांस में जो थिंकर थे, उनके दिमाग में भी ये बात घुसने लगी कि जब वहाँ हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। यहाँ के लोग भी ऐसा सोचने लगे। द आइडिया ऑफ दीज फिलोसफर वे डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन द सैलून एंड कॉफ़ी हाउस। अब वो कॉफ़ी हाउस का कंसेप्ट आया। जो इस तरह के आइडियाज़ रखते थे, जो फिलोसफर थे, वो लोग बैठे कई पर्टिकुलर जगह में चाय पी रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अब ये बातें सब इंटेलेक्चुअल लेवल पे लोगों के बीच में फैलना शुरू हो गई। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ऐसा होने से सोसाइटी बढ़िया हो जाएगा, ऐसे विचारों का जो प्रोपगेशन। तो कॉफ़ी हाउस में ये बात फैलने लगी। जगह जगह लोग चाय पीते, कॉफ़ी पीते और वहाँ पर डिस्कस करते कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना। तो ये जो फिलोसफर थे, इनके ये आइडियाज़ जो है सब जगह डिस्कस होने लगे, और इससे लोगों के अंदर जो है अवेयरनेस फैलना शुरू हो गया। स्प्रेड अमॉन्ग पीपल दोज थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर के द्वारा, बुक्स के द्वारा। पहले के ज़माने में तो ये टीवी नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, वही चीज़ था। उसके द्वारा ये बात लोगों के अंदर जाने लगी और ये ग्रुप में ये बात डिस्कस होने लगा, ठीक है। These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. और ये जानबूझ के लोग डिस्कस करते हैं आपस में, ताकि वो लोग जो पढ़ नहीं सकते हैं, जो लिख नहीं सकते हैं, वो सुने और सुन के ही समझे, है ना। तो लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेज ऑफ द स्टेट जनरेटेड, ठीक है। अब उसके बाद लुई 16 ने क्या किया कि भाई और ज़्यादा टैक्स जो है ये लगाना शुरू किया कि जो स्टेट का खर्चा था उसको मेंटेन करने के लिए। इससे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज। और वहाँ से ये जो है चिनगारी भड़कनी स्टार्ट हो गई कि भाई विरोध किया जाए इनका, बेसिकली प्रिविलेज सिस्टम, और ये टैक्स जो बढ़ गया उसकी वजह से ज़्यादा गुस्सा आया। मोर अबाउट these things we'll read in our next video. Okay, thanks for listening and don't forget to like, subscribe and share my videos so that most of the students can get benefit from this video. Thank you. Okay.